वेलकम टू श्री बालाजी एजुकेशन गनेडी सीकर। हाय गाइस, बालाजी एजुकेशन गनेडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक व शेयर करें तथा अन्य वीडियो देखने के लिए बालाजी एजुकेशन गनेडी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मैंने पहले ही आपको संबोधन किया था कि हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी इनके वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो प्रायकर पूछ लिए जाते हैं और हमने याद क्या कर रखा है कि भाई मूल अधिकार 6 होते हैं और अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं और 32 तक के चलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, हम पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मौलिक अधिकार है क्या? भाई किसे कहते हैं मौलिक अधिकार? आखिर इसकी परिभाषा क्या है? तो देखो, मौलिक अधिकार की आपको परिभाषा याद रखने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 शब्द ध्यान रखना है कि नागरिक या व्यक्ति के लिए अनिवार्य व मौलिक, यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के लिए अनिवार्य व मौलिक होने की वजह से राज्य उसे देती है तथा संविधान उसका संरक्षण करता है और राज्य सामान्य परिस्थिति में या बिना किसी संविधान संशोधन के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर आपको फिर भी ये कठिन लगे तो आप इतना याद रख सकते हो कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की अनिवार्य व मौलिक है जो संविधान उसे प्रदान करता है तथा राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अब जरूरत है कि आखिर मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्यों प्रत्येक देश को अपने संविधान में अपने नागरिकों को ये अधिकार देने पड़े? तो आवश्यकता को हम 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। नंबर 1, ये प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो कि जब तक किसी राज्य में व्यक्ति को या वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिया हुआ होता है, तब तक वहां के नागरिकों का मानसिक शारीरिक विकास असंभव है। तो मौलिक अधिकार आप यह समझ लो कि प्रजातंत्र का क्या है? आधार स्तंभ है। दूसरा बिंदु है वो देखो, यह तानाशाही को खत्म करता है। एक तरीके से राजनीतिक पार्टी की तानाशाही हो, या आप पूरा प्राचीन समय में पढ़ा है किसी एक दलीय तानाशाही होती है, राजा महाराजाओं की तानाशाही होती है। मौलिक अधिकार राज्य की एक तरीके से तानाशाही को समाप्त कर देता है। कई बार ऐसे अपवाद भी आता है कि बहुमत तानाशाही भी देखने को मिलती है, लेकिन वो एक तरीके से आप यह समझ लो कि मौलिक अधिकार का थोड़ा अपवाद चलता है, लेकिन यह तानाशाही जरूर खत्म कर देता है। तीसरा बिंदु देखो, ये व्यक्ति और समाज, इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। यानी मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। ये व्यक्ति को तो कुछ स्वतंत्रताएं देता है, कुछ अधिकार देता है, समाज को कुछ नियंत्रण करने की शक्ति देता है उन्हीं अधिकारों और उन्हीं स्वतंत्रताओं को। तो हम ये समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता 3 बिंदुओं से हमने महसूस की। एक ये कि ये प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। नंबर 2, ये तानाशाही को रोकता है। नंबर 3, ये व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो कि भाई विश्व में मौलिक अधिकार आए कैसे, इनका विकास कैसे हुआ। तो एक नजर हम इनके कर्मिक विकास में डालते हैं कि भाई मौलिक अधिकारों का कर्मिक विकास कैसे हुआ।
आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1789 में फ्रांस के अंदर एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति का एक नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व, यानी भाईचारा। सबसे पहले उस क्रांति में ही मौलिक अधिकार या अधिकारों का वर्णन किया गया था। उस क्रांति के बाद वहां जो लोकतंत्र लगा उसने कुछ अधिकारों को दिया। उसके बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की। मानवाधिकारों की घोषणा की तो इसके अंतर्गत भी मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया। व्यक्ति के कुछ अधिकारों को संरक्षण दिया गया। अमेरिका ने भी अपने संविधान में अधिकारों को गहन रूप से संरक्षण दिया था। तो ये इनका कर्मिक विकास है कि भाई सबसे पहले फ्रांस के अंदर क्रांति में इसका थोड़ा वर्णन हुआ। मानवाधिकार ने 1948 में जो घोषणा की उसमें अधिकारों को संरक्षण दिया। अमेरिका ने अपने संविधान में जगह दी। तो ये था मौलिक अधिकारों का कर्मिक विकास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वो किस रूप में है, कैसे है। तो देखो, भारत का जो मौलिक अधिकार है नंबर 1 विस्तृत है। विस्तृत स्थान दिया गया है, यानी विश्व में सबसे विस्तृत मौलिक अधिकारों को स्थान देने वाला है वो है भारत का संविधान। यहां से आप क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि मौलिक अधिकारों के लिए कुल कितने अनुच्छेद है। देखो, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए 24 अनुच्छेद थे। एक अनुच्छेद हट जाता है क्योंकि एक मौलिक अधिकार भी हट जाता है, संपत्ति का अधिकार एक हट गया। तो वर्तमान में 23 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के लिए है। यानी मौलिक अधिकार आप ऐसे याद नहीं होता, गिन के आराम से आगे याद कर लोगे। जब हम एक एक मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा कि कुल कितने अनुच्छेद है। दूसरी, इसके कई अनुच्छेद इतने बड़े हैं, जैसे आपको कोई ये पूछे कि मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है या सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है, तो अनुच्छेद 19 में कुल 420 शब्द है। यानी आपको ये पूछे कि मौलिक अधिकार में सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 19 है। तो एक विस्तृत जगह दी है इसको भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार को, और ये एक महत्वपूर्ण है भारत के संविधान में बहुत। दूसरी बात, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो व्यावहारिकता के करीब है, न कि आदर्शवादी है। यथार्थ के करीब है, आदर्शवादी नहीं है। कैसे? हम आगे जैसे मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे तो इसमें पहला ही अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार चलेगा। उसमें विधि के समक्ष समान होगा, अवसरों की जो समानता होगी। तो उसमें एक कहा हुआ होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है उसे समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन उसी में आगे आप गौर से करोगे कि समाज में पिछड़े जो वर्ग है या निशक्त जन है उनको कुछ अलग से आरक्षण या अलग से उनकी कुछ व्यवस्था की गई है। तो ये व्यावहारिक है, न कि आदर्शवादी। तीसरी बात, ये निरंकुश नहीं है। कोई अगर हम ये सोचे कि भाई हमें अधिकार मिल गया, इस पे कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये एक तरीके से निरंकुश नहीं है। ये एक तरीके से नियंत्रित है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा। ये निरंकुश नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा मौलिक अधिकारों के बारे में चलेंगे। प्रत्येक अधिकार को आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। कोई भी पहलू हम इसमें से छोड़ने वाला नहीं है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आए, कठिन आए, सरल आए, वो इससे बाहर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, इसे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस कर्मिक पढ़ते रहो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें इस वीडियो को। अब देखो, मौलिक अधिकार, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। यानी एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है।
कौन सा है वो एक, ये पहले पढ़ लेते हैं ताकि बाद में आपको पूरे अनुच्छेदों को याद करते समय कोई समस्या ना आए। जो एक मौलिक अधिकार हटाया गया है वो अनुच्छेद 31 में है और नाम क्या है उसका, संपत्ति का अधिकार। हटाया कब गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया था। यानी जिस एक मौलिक अधिकार को हटाया गया था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। और कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। अब यह एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार न होकर संपत्ति का अधिकार एक तरीके से अब क्या है, कानूनी अधिकार है। और यह अनुच्छेद 31 में था। तो आपको पहले तो यह बात तो पक्का ही याद रखनी है कि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था अब मूल अधिकार में नहीं है, अब छही है। मौलिक अधिकार शुरू कहां से होते हैं, मौलिक अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक शुरू होते हैं, 12 से 35 तक है कुल। अब याद कैसे करने हैं, सिर्फ गिनती लिखनी है 1 2 3 5, यानी आपको 4 को नहीं लिखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पीछे कहा था कि आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। मौलिक अधिकारों के लिए कुल कितने अनुच्छेद है, यहां अगर देखें तो 12 से 35 24 अनुच्छेद है। एक 31 का हट गया तो कितने बच गए, 23। सारे क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे सिर्फ समझते रहोगे तो। अब देखो, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भारत के संविधान में लिए कहां से गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। याद कैसे हो, समझ में कैसे, यहां एक शब्द है अधिकार, और विश्व में भी आप ध्यान से अगर न्यूज देखते हो पढ़ते हो तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस देश का दबदबा या अधिकार है, अमेरिका का ही है। तो अधिकार वाली चीज कहां से ली गई है, अमेरिका से। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। ये कैसे याद रखो, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, मौलिक, 3 शब्दों से, यानी भाग कितने में हुआ, 3 में। सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसे सब थ्योरी के लिए नहीं है। समझ गए, एक बार फिर देख लो। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, 6। एक हटा दिया गया है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। किस अनुच्छेद में था, 31 में था। कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। अब क्या है, अब एक कानूनी अधिकार है। कितने अधिकार है वर्तमान में, 6। कितने अनुच्छेद हैं, 23 है। कहां से शुरू होते हैं, 12 से, और कहां तक है, 35 तक। एक 31 का नहीं है। अब मूल अधिकार लिए किस देश से गए हैं, अमेरिका से। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। तो ये चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे हम प्रत्येक अधिकार के बारे में पढ़े। अब जो 6 मौलिक अधिकार है पहले हम उनको देखते हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 25 से 28 तक। नंबर 5, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, 29 से 30 तक। और 6, स्वैधानिक उपचारों का अधिकार, 31 हमने पहले हटा दिया, 32 से 35 तक। अब एक बार देख लो, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर एक साथ ही हम अब इनको हम आराम से एक एक को पढ़ेंगे। पहले जो 6 मूल अधिकार है उनके बारे में आप समझो, देखो और करो। सबसे पहला जो अधिकार है वो देखो, समानता का अधिकार। आपको ये याद रखना है कि जो अधिकार है, मूल अधिकार, वो शुरू 12 से होते हैं, लेकिन पहला अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। तो 12 और 13 में क्या है? देखो, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, कि राज्य के क्षेत्र में क्या क्या आता है, राज्य के अंदर कौन कौन है, वो सब अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। विस्तृत अध्ययन करेंगे कभी आगे। अभी तो आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि मूल अधिकारों का हनन से संबंधित कोई विधेयक अगर पास होकर कानून भी बन जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को यह लग जाता है कि ये मूल अधिकारों के विरुद्ध है, विपरीत है, तो वो उनको निरस्त कर सकता है। ये पावर न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में है। यानी पहला जो अधिकार शुरू होता है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, वो है समानता का अधिकार। इसमें 5 समानताएं दी गई है, 5 समानता के अधिकार दिए गए हैं, 14, 15, 16, 17, 18। हमने 5 लिख दी, 14 एक याद रख लिया। सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 14 में 5, आपको सिर्फ ये क्रम याद रखना है, 54, 24, 24। आगे देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 4। 14 में कितनी दी गई थी? 5, यहां 4, यानी 18 के बाद में 19 और 4 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 अधिकार दिए गए हैं 25 से 28 तक। उसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसमें भी 2 अधिकार दिए गए हैं 29 और 30। फिर 31 का हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार अब सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है नहीं है। स्वैधानिक उपचारों का अधिकार 32 ही काम में आता है, लेकिन इसके अंदर 4 अनुच्छेद है, इसलिए 35 तक हो गए। तो ये एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम समानता के अधिकार को गहन से अध्ययन करेंगे। देखो, हमने ऊपर पढ़ लिया कि समानता के अधिकार के अंदर 5 तरीके की समानताएं दी गई है। अब उन 5 तरीके की समानताओं का गहन और विस्तृत अध्ययन करेंगे आराम से, कहीं जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें समझना है, याद या रटना नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझना है। 5 कौन कौन सी है वो देखो, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में। देखो, अनुच्छेद 14 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 14 में दे रखा है विधि के समक्ष समानता। यानी आप एक लाइन में समझ सकते हो कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। अब इसे आप याद कैसे रखोगे? देख, आपको बाकी स्वतंत्रताएं समानताएं दे या ना दे वो बाद की बात है, लेकिन अगर आपको यह समानता नहीं देगा ना कोई,
तो बाकी समानताओं का कोई मतलब भी नहीं है। भाई कानून भी अगर भेदभाव करने लग जाएगा तो फिर ये बताओ कि बाकी समानता काम आई कि नहीं आई। यानी कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है। ये समानताएं अनुच्छेद 14 में दे रखी है। विधि के समक्ष समानताएं। देखो इसमें दो शब्द है, एक तो विधि के समक्ष समानताएं और दूसरा शब्द है वो है विधि का समान संरक्षण। इनमें से पूछे जाते हैं प्रायकर, इसीलिए मैंने ये लिखा गया है विधि के समक्ष समानता। ये जो लाइन है, ये जो शब्द है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि ये लिया गया है अमेरिका से। अंतर क्या है इन दोनों में? ये दोनों लाइनें कहती क्या है वो देखो। विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान है। यानी दो व्यक्तियों की अगर परिस्थिति एक जैसी है तो कानून की दृष्टि में वो दोनों एकदम समान है और उन्हीं परिस्थिति में कानून उनका समान संरक्षण करेगा, उनकी सुरक्षा भी करेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति जिनकी परिस्थिति एक जैसी है उनको सबको समान रूप से संरक्षण करेगा, वो है विधि के समान संरक्षण। यानी अनुच्छेद 14 में जो समानताएं दी गई है उसे आप कानूनी समानता कह दो या कह दो विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है? देखो अनुच्छेद 15 में आपको अपने समाज में जो भी भेदभाव नजर आता है ना, वो सारे के सारे भेदभाव लिख दो। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे, वह जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव निषेध। यानी संविधान जाति, धर्म, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव निषेध करता है। किसी भी योग्य व्यक्ति को जाति, धर्म, नस्ल व लिंग व जन्म स्थान के आधार पे अयोग्य नहीं घोषित कर सकता संविधान। दूसरी बात ध्यान रखो, सभी सार्वजनिक स्थान जाति, धर्म, नस्ल व लिंग व जन्म स्थान के आधार पे बंद नहीं रहेंगे, सबके लिए खोले जाते हैं। वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी आप यह समझ लो कि राज्य के अधीन जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन सब नौकरियों में राज्य योग्यता को प्राथमिकता देगा और किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देगा। यानी अवसर, योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। वो आगे हम अपवाद को पढ़ेंगे संविधान, ये मौलिक अधिकार होने के ठीक बाद में, कि जो आरक्षण दिया गया है और है वो इनके अंदर ही है। फिर से विस्तृत अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अवसर की समानता, कि राज्य समान व्यक्ति जो समान योग्यता रखता है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, उनको उनके अवसर की पूर्ण रूप से समानताएं दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत छुआछूत का अंत। संविधान प्रत्येक उस कार्य को जो छुआछूत को दर्शाता है उसको निषेध करता है, एक दंडनीय अपराध मानता है। देखो इसके लिए 1985 में अस्पृश्यता अंत 1955 में अस्पृश्यता अंत
कानून बनाया गया था, अस्पृश्यता निषेध कानून रखा गया था। फिर उसे 1976 में नागरिक संहिता बनाकर थोड़ा और मजबूत किया गया। फिर 1989 में उसे और स्ट्रिक्ट किया गया था, मजबूत बनाया गया था। तो एक तरीके से छुआछूत को कठोर कानूनी अपराध के रूप में माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम समानता के अधिकार अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत, यानी संविधान उन प्रत्येक उपाधियों का अंत करता है जो किसी कारण हमारे देश में पूर्व प्रचलित थी तथा उसकी वर्गीय विशेषता बताते हुए। समझो कि जैसे मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय या उससे पहले हमारे देश में कई ऐसी उपाधियां प्रचलित थी, जैसे नवाब है, राजा है, ठाकुर है, जमींदार है। उन सारी उपाधियों का अनुच्छेद 18 के तहत क्या कर दिया, अंत कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 उपाधियां रखी गई है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी सेना के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पीएचडी धारक होते हैं उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिलती है, सेना के अंदर बहुत सी उपाधियां मिलती है। तो ये 2 उपाधियां अब भी रखी गई है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी विदेश से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो उसे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। एक बार फिर देख लो ये 5 अनुच्छेद 14 जिसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक समान है तथा कानून उनका सम्मान संरक्षण करता है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है, यानी सरकारी नौकरियों में प्रत्येक व्यक्ति जो योग्यताधारी है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, उसके लिए बहुत से कानून भी बने हैं। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन शिक्षा व सेना में अभी भी उपाधियां है बनी हुई है। और कोई व्यक्ति अगर विदेश से उपाधि ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक्स फॉर विजिट श्री बालाजी एजुकेशन गनेडी सीकर।